नमस्कार। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकल रहे हैं। जी, पूरी कहानी में हमारा फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे ये व्यापारी शासक बने। वो कौन से निर्णायक मोड़ थे, कौन सी नीतियां थीं और फिर उन नीतियों का नतीजा क्या हुआ कि 1857 में एक बड़ा विद्रोह भड़क उठा। ये सिर्फ तारीखों और नामों की कहानी नहीं, ये सत्ता के चरित्र बदलने की कहानी है। सही कहा। तो कहाँ से शुरू करें? मतलब माहौल क्या था जब ये यूरोपीय व्यापारी भारत पहुंचे? सोचिए, ये वो दौर था जब भारत में मुगलों का दबदबा था, अकबर और जहांगीर जैसे बादशाह थे। हाँ। लेकिन उसी समय यूरोप में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने उन्हें नए रास्ते तलाशने पर मजबूर किया। 1453 में जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया, हाँ, कॉन्स्टेंटिनोपल। जी, तो यूरोप और भारत के बीच का जमीनी रास्ता व्यापार के लिए मुश्किल हो गया। अच्छा, तो समुद्री रास्ते की खोज एक मजबूरी भी थी। पर क्या सिर्फ रास्ता बंद होना ही वजह थी या कुछ और भी खींच रहा था उन्हें भारत की तरफ? बिल्कुल, भारत का आकर्षण जबरदस्त था। यहाँ के मसाले, रेशम, सूती कपड़े, इनकी यूरोप में भारी मांग थी। हाँ हाँ, मसालों का तो बहुत सुना है। हाँ, वास्को डिगामा ने तो यहाँ से ले जाए मसालों पर 60 गुना मुनाफा कमाया था। तो जाहिर है, गोल्ड यानी पैसा कमाना एक बड़ा मकसद था। 60 गुना? जी, साथ ही यूरोप में पुनर्जागरण का दौर था, नई खोजों का जोश था, कंपास जैसे उपकरणों ने मदद की, और हाँ, वो 3G फैक्टर भी था, गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। गॉड गोल्ड ग्लोरी, मतलब धर्म प्रचार, पैसा और धाक जमाना। बिल्कुल, ईसाई धर्म का प्रचार, धन कमाना और दुनिया में प्रतिष्ठा पाना। तो इस होड़ में कौन कौन शामिल था? मतलब सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले पुर्तगाली आए। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा। हाँ। उसके पीछे पीछे डच, फिर अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डेनिश और सबसे आखिर में फ्रांसीसी आए। सब व्यापारी बनकर ही आए थे शुरुआत में। ये दिलचस्प है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब एआईसी बनी तो 1600 में थी, जी, लेकिन डच जो 1602 में संगठित हुए वो व्यापार करने पहले पहुंच गए थे। हाँ, ये थोड़ा आगे पीछे है। कंपनी बनने का साल और भारत पहुंचने का साल अलग अलग हो सकता है। अच्छा, और ये कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां कहाँ लगाती थी? ये फैक्ट्रियां क्या होती थी असल में? हाँ, ये फैक्ट्रियां असल में गोदाम या व्यापारिक केंद्र होती थी। कोई उत्पादन नहीं होता था वहाँ। अच्छा, सिर्फ माल रखने की जगह। जी, पुर्तगालियों ने कोचीन में लगाई पहली 1503 में, डचों ने मसूलीपट्टनम में 1605 में, अंग्रेजों ने सूरत में कोशिश की 1608 में, पर स्थायी फैक्ट्री 1613 में बनी। सूरत में? हाँ, डेनिश ने थ्रांकेबार में 1620 में और फ्रांसीसियों ने भी सूरत में ही 1668 में। ज्यादातर तटीय इलाके थे, व्यापार के लिए आसान। और उस समय के मुगल बादशाहों का क्या रवैया था इनके प्रति? जैसे जब एआईसी बनी तब अकबर थे, पर जब उनका पहला दूत हॉकिंस पहुंचा तब जहांगीर बादशाह थे। हाँ, ये छोटी छोटी बातें अहम हैं। मुगल बादशाह शुरुआत में तो इन्हें बस व्यापारी ही समझते थे। हॉकिंस जब 1608 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा, हाँ, रेड ड्रैगन जहाज से। जी बिल्कुल, उसने जहांगीर को तुर्की भाषा बोलकर प्रभावित किया और खान की उपाधि भी पाई, कुछ रियायतें भी हासिल की। अच्छा। लेकिन ये कंपनियां सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थीं, ये आपस में भी बुरी तरह लड़ रही थीं। हाँ, मुनाफे के लिए। बिल्कुल, जिसका दबदबा ज्यादा उसका मुनाफा ज्यादा। एकाधिकार की लड़ाई थी एक तरह से। तो पुर्तगालियों की बात करें थोड़ी, वास्को डी गामा के बाद कौन महत्वपूर्ण था? अल्मीडा और अल्बुकर। हाँ, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला गवर्नर था। उसकी ब्लू वाटर पॉलिसी थी, मतलब समुद्र पर कंट्रोल। फिर आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसे असली संस्थापक मानते हैं। उसने 1510 में गोवा जीत लिया बीजापुर से। गोवा जीत लिया? जी, और उसने विवाह नीति भी अपनाई। पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी के लिए प्रोत्साहित किया। नीनो दा कुन्हा ने बाद में 1530 में गोवा को राजधानी बनाया। लेकिन फिर ये पुर्तगाली टिक क्यों नहीं पाए? शुरुआत तो जोरदार थी। हाँ, पर उनकी कुछ नीतियां उन्हें ले डूबी। एक तो उनकी धार्मिक कट्टरता, जबरदस्ती धर्म बदलवाना लोगों को पसंद नहीं आया। दूसरा, वो समुद्री लूटपाट में भी शामिल हो गए थे, हुगली को अड्डा बना लिया था। फिर अंग्रेजों और डचों से उनकी बढ़ती दुश्मनी, और हाँ, उनका ध्यान ब्राजील की खोज पर ज्यादा चला गया। अच्छा, ब्राजील की वजह से भी? जी, लेकिन फिर भी उनका योगदान है। समुद्री रास्ता खोला, भारतीय चीजें यूरोप में लोकप्रिय की, तंबाकू, आलू, काजू जैसी फसलें लाए, प्रिंटिंग प्रेस लाए, गॉथिक आर्किटेक्चर लाए। हाँ, ये सब महत्वपूर्ण है। अब आते हैं अंग्रेजों पर। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में चार्टर मिला महारानी एलिजाबेथ से 15 साल के लिए।
जी, शुरुआत में 15 साल का एकाधिकार मिला था पूर्व में व्यापार करने का। हॉकिंस के बाद 1615 में सर थॉमस रो आया। उसने जहांगीर से और व्यापारिक छूटें हासिल की। हाँ, रो ज्यादा कूटनीतिक था। उसने स्थायी फैक्ट्री लगाने और व्यापार करने की पक्की इजाजत ले ली। और इनके लिए कुछ बड़े मौके भी आए थे ना, वो सुनहरा फरमान। बिल्कुल, 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से मिला सुनहरा फरमान। सिर्फ 500 पैगोडा सालाना देकर उन्हें गोलकुंडा के बंदरगाहों पर मुक्त व्यापार की आजादी मिल गई। ये बहुत बड़ी बात थी। सिर्फ 500 पैगोडा? हाँ, फिर 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से एक नया चार्टर मिला। इससे कंपनी के अधिकार बहुत बढ़ गए। उन्हें सिक्के ढालने, किले बनाने, यहाँ तक कि संधि करने और युद्ध करने का भी अधिकार मिल गया। बाप रे, कंपनी को युद्ध का अधिकार? जी, एक व्यापारिक कंपनी को। और फिर वो बंबई वाली कहानी तो गजब है। अरे हाँ, 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की शादी ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुई। और दहेज में पुर्तगालियों ने पूरा बंबई द्वीप अंग्रेज राजा को दे दिया। भारत की जमीन दहेज में? कमाल है। हाँ, और फिर चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, 1668 में उस बंबई को 10 पाउंड सालाना के मामूली किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड सालाना? और वहीं गेराल्ड ओंगियर ने बंबई शहर बसाया। जी, आधुनिक बंबई का संस्थापक मानते हैं उन्हें। ये घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे धीरे धीरे कंपनी की हैसियत और ताकत बढ़ रही थी। लेकिन एक बार वो सर जॉन चाइल्ड वाला कांड भी हुआ था ना, औरंगजेब के समय। हाँ, 1688 में सर जॉन चाइल्ड ने थोड़ी ज्यादा हिम्मत दिखा दी, मुगल जहाजों को लूटने की कोशिश की। औरंगजेब नाराज हो गया। फिर सजा मिली, भारी जुर्माना लगा और चाइल्ड को भारत से निकाल दिया गया। मतलब उस समय भी मुगल बादशाहत का डर तो था। हाँ, औरंगजेब के होते हुए। जी, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया 1717 में, जब मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। हाँ, सुना है किसी अंग्रेज डॉक्टर जॉन शर्मन ने, नहीं विलियम हैमिल्टन ने बादशाह का इलाज किया था। जी, विलियम हैमिल्टन नाम के सर्जन ने। बादशाह किसी बीमारी से परेशान थे, हैमिल्टन ने इलाज कर दिया। बादशाह खुश होकर मेहरबान हो गए। और क्या दिया फरमान में? बंगाल में सिर्फ 3000 रुपए सालाना पर बिना किसी अतिरिक्त चुंगी या टैक्स के मुक्त व्यापार की आजादी मिल गई। सिर्फ 3000? कुछ स्रोतों में 30,000 भी हैं, शायद टाइपो हो। हाँ, रकम को लेकर थोड़ा मतभेद है स्रोतों में, पर मुख्य बात थी वो छूट। सूरत में भी 10,000 सालाना पर सभी करों से छूट मिल गई। और बंबई में कंपनी जो सिक्के ढालती थी, उन्हें पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति मिल गई। अरे वाह, ये तो कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा फायदा था। और यहीं से आगे चलकर बंगाल के नवाबों से टकराव की जमीन भी तैयार हुई। अच्छा, तो ये तो अंग्रेजों की बात हुई। बाकी यूरोपीय शक्तियों का क्या हुआ? डच, डेनिश, फ्रांसीसी? डचों का ध्यान मसालों से ज्यादा भारतीय सूती कपड़ों पर था। उन्होंने इसे यूरोप में बहुत लोकप्रिय बनाया। पटना में भी उनकी फैक्ट्री थी 1632 में। हाँ, पटना में। जी, लेकिन 1759 में बेदरा की लड़ाई में वो अंग्रेजों से हार गए और उनका असर कम हो गया। और डेनिश? डैनिश 1616 में आए, त्रंकेबार में फैक्ट्री खोली 1620 में। वो ज्यादातर शांतिप्रिय व्यापारी ही रहे, झगड़ों में नहीं पड़े। 1745 में उन्होंने अपनी सारी बस्तियां अंग्रेजों को बेच दी और चले गए। अच्छा, वो शांति से निकल गए। तो असली मुकाबला बचा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। सूरत में 1668 में पांडिचेरी उनका मुख्य केंद्र बना। और फिर इनके बीच हुए कर्नाटक युद्ध। जी, भारत में कौन राज करेगा, इसका फैसला इन्हीं कर्नाटक युद्धों में हुआ। ये मुख्यतः दक्षिण भारत में कर्नाटक के इलाके में लड़े गए, इसलिए इन्हें कर्नाटक युद्ध कहते हैं। कितने युद्ध हुए थे? 3? हाँ, 3 युद्ध हुए। पहला 1746 से 48 तक। इसकी वजह थी यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। यहाँ सेंट टोम या अड्यार की लड़ाई हुई। संधि हुई एक्स ला शैपल। एक्स ला शैपल। हाँ, दूसरा युद्ध हुआ 1749 से 54 तक। इसकी वजह थी हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी के लिए स्थानीय झगड़े, जिसमें दोनों कंपनियों ने दखल दिया। अच्छा। इसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले बहुत महत्वाकांक्षी था, लेकिन इसी युद्ध के बीच उसे वापस फ्रांस बुला लिया गया, जो फ्रांस के लिए महंगा पड़ा। संधि हुई पौंडीचेरी की। पौंडीचेरी, PAP। बिल्कुल। और तीसरा युद्ध हुआ 1756 से 63 तक। ये यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध का ही हिस्सा था। यहाँ सबसे निर्णायक लड़ाई हुई 1760 में
वॉन्डी वॉश की लड़ाई। वॉन्डी वॉश, हाँ। हाँ ये नाम सुना है। इसमें अंग्रेजों ने आयरकूट के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को, जिनका नेता लाली था, बुरी तरह हराया और फिर 1763 में पेरिस की संधि हुई। पेरिस, पी तो ए पा पे, हाँ, ये याद हाँ। रखने का अच्छा तरीका है। हाँ, ए पापे संधियां। वॉन्डी वॉश की हार ने ये तय कर दिया कि भारत में अब फ्रांसीसियों का राजनीतिक भविष्य खत्म है और अंग्रेज ही सुप्रीम होंगे। तो एक तरफ ये यूरोपीय आपस में लड़कर अंग्रेज जीत रहे थे, दूसरी तरफ भारत में क्या हो रहा था? मुगल सत्ता कमजोर हो रही थी। हाँ बिल्कुल। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से बिखरने लगा। केंद्र कमजोर हुआ तो सूबेदार ताकतवर हो गए। अच्छा, इस खाईपन को भरने के लिए कई क्षेत्रीय ताकतें उभरी। कुछ तो मुगलों के ही पुराने सूबेदार थे जिन्होंने अपनी आजादी घोषित कर दी, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद। इन्हें उत्तराधिकारी राज्य कहते हैं। और कुछ जो पहले से ही लड़ रहे थे। हाँ, जैसे मराठा, मैसूर, सिख, ये स्वतंत्र राज्य थे। तो भारत का राजनीतिक नक्शा बदल रहा था। और अंग्रेजों की नजर सबसे पहले बंगाल पे पड़ी, जो उस समय सबसे अमीर सूबा था। सही। बंगाल उस समय बहुत समृद्ध था। उसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खां जैसे नवाबों ने बंगाल को लगभग स्वतंत्र बना लिया था। हाँ, अलीवर्दी खान ने तो यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। जी बिल्कुल। कहा था कि इन्हें छेड़ोगे तो काट खाएंगी, नहीं छेड़ोगे तो शहद देंगी। लेकिन 1756 में जब उनके नाती सिराजुद्दौला नवाब बने तो अंग्रेजों से ठन गई। क्यों? क्या वजह थी? मुख्य वजह थी अंग्रेजों का बिना नवाब की इजाजत के कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी करना। फ्रांसीसियों ने भी की थी, पर वो नवाब के कहने पर रुक गए। अंग्रेज नहीं माने। अच्छा, फिर वो कालकोठरी वाली घटना हुई, ब्लैक होल ट्रेजेडी, जून 1756 की। हाँ, जिसका जिक्र एक अंग्रेज हॉविल करता है। कहता है कि नवाब ने 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें से अगली सुबह सिर्फ 23 जिंदा बचे। लेकिन कई भारतीय इतिहासकार इसे मनगढ़ंत मानते हैं या बढ़ा चढ़ाकर बताया गया मानते हैं। जी, इस पर विवाद है, लेकिन इस घटना ने अंग्रेजों को सिराज के खिलाफ कार्रवाई का बहाना दे दिया। रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से सेना लेकर आया। क्लाइव? हाँ, पहले तो फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि हुई, जिसमें सिराज को अंग्रेजों की लगभग सारी बातें माननी पड़ी। किलेबंदी की इजाजत, सिक्के ढालने की इजाजत, हर्जाना, सब। लेकिन क्लाइव इतने परोका नहीं, वो सिराज को हटाना चाहता था। उसने सिराज के सेनापति मीर जाफर, वहां के अमीर बैंकर जगत सेठ और दूसरों के साथ मिलकर एक साजिश रची। और नतीजा हुआ प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757। जी, ये युद्ध नाम का था, असल में ये एक धोखा था। सिराज की सेना का बड़ा हिस्सा जो मीर जाफर के अधीन था, वो लड़ा ही नहीं। तो सिराज आसानी से हार गया। हाँ, उसे भागना पड़ा, बाद में पकड़ा गया और मार दिया गया, और मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। तो प्लासी ने भारत में ब्रिटिश राज की नींव डाल दी। बिल्कुल, ये एक निर्णायक मोड़ था। हालांकि ये सैन्य जीत से ज्यादा कूटनीतिक और धोखे की जीत थी। लेकिन ये नींव मजबूत हुई बक्सर की लड़ाई से, है ना? सही कहा। प्लासी के बाद मीर जाफर नवाब तो बन गया, पर वो अंग्रेजों की पैसे की मांगे पूरी करते करते कंगाल हो गया। क्लाइव को और कंपनी के अधिकारियों को उसने बहुत पैसा और तोहफे दिए। जब वो और नहीं दे पाया तो अंग्रेजों ने उसे हटा दिया और 1760 में उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम, ये योग्य था शायद? हाँ, मीर कासिम काफी योग्य और महत्वाकांक्षी था। उसने कुछ सुधार करने की कोशिश की, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया ताकि अंग्रेजों के दखल से दूर रहे। अच्छा, मुंगेर बिहार में? जी, वहाँ उसने सेना को यूरोपीय तरीके से ट्रेनिंग देने की कोशिश की, हथियार बनाने का कारखाना लगाया और सबसे बड़ी बात, उसने दस्तक के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश की। दस्तक, ये क्या था? ये वो पास था जो मुगल बादशाह ने कंपनी को दिया था, जिससे उनका माल बिना टैक्स के आ जा सकता था। पर कंपनी के कर्मचारी इसका इस्तेमाल अपने निजी व्यापार के लिए भी करने लगे थे, जिससे नवाब को टैक्स का नुकसान होता था। तो मीर कासिम ने क्या किया? जब अंग्रेज नहीं माने तो उसने भारतीय व्यापारियों पर से भी सारे टैक्स हटा दिए ताकि सबको बराबर का मौका मिले। अरे, इससे तो अंग्रेज बुरी तरह चिढ़ गए होंगे। उनका फायदा खत्म हो गया। बहुत ज्यादा। बस यहीं से टकराव बढ़ गया।
फिर पटना में कुछ अंग्रेजों की हत्या हुई, पटना हत्याकांड 1763, और अंग्रेजों ने मीर कासिम के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उसे हटाकर फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। तो मीर कासिम भागा? हाँ, मीर कासिम भागकर अवध पहुंचा। वहां अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और दिल्ली में बैठे नाम मात्र के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी थे। तीनों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया। अच्छा, 3 बड़ी ताकतें एक साथ आईं अंग्रेजों के खिलाफ। जी, और इन तीनों की मिलीजुली सेना का सामना हुआ अंग्रेजों से 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में। बक्सर की लड़ाई। हाँ, इस बार अंग्रेज सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, और इस लड़ाई में अंग्रेजों ने इन तीनों की संयुक्त सेना को बुरी तरह हराया। ये प्लासी की तरह धोखा नहीं, ये एक असली जबरदस्त सैन्य जीत थी। तो प्लासी ने अगर दरवाजा खोला था तो बक्सर ने उस पर ताला लगा दिया अंग्रेजी हुकूमत का। बेहतरीन कहा, बिल्कुल। बक्सर ने ये साबित कर दिया कि अब भारत में असली सैन्य शक्ति अंग्रेज ही हैं। इसने उत्तर भारत में उनके वर्चस्व को स्थापित कर दिया। और इसके बाद हुई इलाहाबाद की संधि 1765 में। जी, क्लाइव वापस आया और उसने 2 संधियां की, एक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरी अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ। शाह आलम के साथ वाली संधि में क्या था? उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार? हाँ, दीवानी यानी राजस्व, टैक्स वसूलने का अधिकार और उससे जुड़े दीवानी मुकदमों का फैसला करने का अधिकार। इसके बदले कंपनी ने बादशाह को 26 लाख रुपए सालाना देना तय किया और कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध से लेकर बादशाह को दे दिए। तो पैसा सीधा कंपनी के पास आने लगा? बिल्कुल। और इसी दीवानी के मिलने के बाद क्लाइव ने बंगाल में 1765 से 1772 तक द्वैध शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट लागू किया। द्वैध शासन? ये क्या था? मतलब दोहरा शासन। दीवानी यानी पैसा वसूलने का काम कंपनी ने अपने पास रखा, अपने नायब दीवानों के जरिए, और निजामत यानी प्रशासन, कानून व्यवस्था, फौजदारी मुकदमे, ये सब नवाब के पास रहने दिया, उसके नायब सूबेदार के जरिए। मतलब पैसा अंग्रेजा के पास और जिम्मेदारी नवाब के पास? सही पकड़े, अधिकार कंपनी के पास, उत्तरदायित्व नवाब पर। नतीजा, भयानक लूट मची, प्रशासन ठप हो गया, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया और 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा जिसमें लाखों लोग मारे गए। बाप रे, तो ये व्यवस्था बहुत बुरी साबित हुई। जी, इसे बाद में 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने आकर खत्म किया और प्रशासन सीधे कंपनी के हाथ में ले लिया। इसके बाद अंग्रेजों ने और कौन सी नीतियां अपनाई अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए? बंगाल को सुरक्षित रखने के लिए पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करेगी ताकि लड़ाई उसके अपने घर तक ना पहुंचे। वो पड़ोसी राज्य एक बफर जोन की तरह काम करेंगे। अच्छा, अपने आप को बचाने के लिए दूसरों की सीमा पर लड़ना। एक तरह से हाँ। फिर लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर आया 1798 में, और वो लाया सहायक संधि। सहायक संधि, ये सुनने में तो मदद जैसी लगती है, ये क्या बला थी? नाम बहुत भ्रामक है। ये घेरे की नीति का ही अगला ज्यादा आक्रामक रूप था। असल में ये भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता और संप्रभुता छीनने का एक बहुत कारगर तरीका था। कैसे? क्या शर्तें थीं इसकी? शर्तें बहुत कड़ी थीं। जिस भी राज्य से ये संधि होती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेना भंग करनी पड़ती थी। अपनी सेना खत्म करनी पड़ती थी? हाँ, और अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी अपने राज्य में रखनी पड़ती थी, और उस सेना का पूरा खर्चा भी उसी राज्य को उठाना पड़ता था। मतलब अंग्रेज सेना रखो और पैसा भी दो? जी। दूसरी शर्त, उस राज्य को अपने दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी, जिसे रेजिडेंट कहते थे, रखना पड़ता था। वो राज्य के अंदरूनी मामलों में भी दखल देता था। अच्छा। तीसरी शर्त, वो राज्य अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी अन्य यूरोपीय शक्ति जैसे फ्रांसीसी के व्यक्ति को अपनी नौकरी में नहीं रख सकता था। और चौथी, उस राज्य के विदेशी मामले यानी दूसरे राज्यों से संधि या युद्ध अब कंपनी ही देखेगी। तो मतलब राज्य पूरी तरह से पंगु हो गया, ना अपनी सेना ना विदेश नीति। बिल्कुल। बदले में अंग्रेज क्या वादा करते थे कि हम तुम्हारी बाहरी आक्रमणों और अंदरूनी गड़बड़ी से रक्षा करेंगे। असल में ये रक्षा के नाम पर राज्य को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने की चाल थी। और कौन कौन से राज्य इसमें फंसे? सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने 1798 में इसे स्वीकार किया। फिर मैसूर,
टीपू सुल्तान की हार के बाद 1799 में, तंजौर, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोंसले, सिंधिया, कई राज्य इसके जाल में फंस गए। इसने तो अंग्रेजों की ताकत बहुत बढ़ा दी होगी। बहुत ज्यादा। बिना सीधे युद्ध लड़े उनका नियंत्रण फैलता गया और उन्हें एक बड़ी सेना भी मिल गई जिसका खर्च भारतीय राज्य उठा रहे थे। और फिर आई लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। वो तो और भी सीधी थी। जी, लॉर्ड डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल बना। वो साम्राज्यवाद का पक्का समर्थक था। उसकी नीति थी व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। व्यपगत मतलब चूक जाना, लैप्स। हाँ, इस सिद्धांत के अनुसार अगर कोई शासक जो अंग्रेजों के अधीन है या उनके द्वारा बनाया गया है, बिना अपने स्वाभाविक यानी खून के वारिस नेचुरल एयर के मर जाता है, तो उसका राज्य सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। मतलब गोद लिए हुए बेटे को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। बिल्कुल। हिंदू परंपरा में गोद लेने की प्रथा थी, लेकिन डलहौजी ने कहा कि गोद लेने के लिए कंपनी की अनुमति जरूरी होगी और ऐसे राज्यों को अनुमति नहीं दी जाएगी। ये सीधे सीधे राज्य हड़पने का तरीका था। और कौन-कौन से राज्य इस नीति के शिकार हुए? सतारा 1848 पहला था, फिर जैतपुर और संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854, नागपुर 1854। कई रियासतें हड़प ली गईं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मामला भी इसी से जुड़ा था। जी, उनके पति के मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दी और झांसी को हड़प लिया। और अवध? अवध का विलय कैसे हुआ? वहां तो नवाब थे। हाँ, अवध का विलय डलहौजी ने 1856 में कुशासन, मिसगवर्नेंस का आरोप लगाकर किया। कहा कि नवाब वाजिद अली शाह ठीक से शासन नहीं चला रहे हैं, इसलिए जनता की भलाई के लिए हम इसे मिला रहे हैं। जबकि अवध तो अंग्रेजों का वफादार सहयोगी रहा था। अच्छा, कुशासन का बहाना। जी, नवाब वाजिद अली शाह को हटाकर कलकत्ता भेज दिया गया। अवध के विलय ने तो उत्तर भारत में, खासकर सिपाहियों में, क्योंकि अवध से बहुत सिपाही अंग्रेजी सेना में थे, जबरदस्त गुस्सा भर दिया। इन सभी विलयों ने 1857 के विद्रोह की आग में घी का काम किया। ये तो हुई राजनीतिक नियंत्रण की बात। आर्थिक रूप से कैसे निचोड़ा भारत को? लगान वगैरह? हाँ, अंग्रेजों का असली मकसद तो भारत से ज्यादा पैसा कमाना ही था। इसके लिए उन्होंने जमीन से लगान वसूलने के पारंपरिक भारतीय तरीकों को खत्म करके अपने नए तरीके लागू किए। कौन कौन से तरीके थे ये? मुख्य रूप से 3 व्यवस्थाएं थीं। पहली, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू की। स्थायी बंदोबस्त, इसमें क्या था? इसमें जमीन का मालिक जमींदारों को मान लिया गया। उन्हें किसानों से लगान वसूलकर एक तय रकम, जो हमेशा के लिए स्थायी कर दी गई, सरकार को देनी होती थी। अगर वो तय तारीख सूर्य अस्त तक नहीं दे पाते थे तो उनकी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। सूर्यास्त कानून। तो जमींदार मालिक बन गए, किसानों का क्या हुआ? किसानों की हालत बहुत खराब हो गई। वो जमींदार की दया पर निर्भर हो गए। लगान बहुत ऊंचा था। और दूसरी व्यवस्था? दूसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये दक्षिण और पश्चिम भारत, मद्रास, बंबई में लागू की गई। इसमें सरकार ने सीधा किसानों, रैयत से समझौता किया। जमींदार बीच में नहीं थे। ये तो सुनने में बेहतर लगती है। हाँ, पर इसमें भी लगान की दर बहुत ज्यादा थी और उसे समय समय पर बढ़ाया भी जा सकता था। किसानों पर बोझ यहाँ भी बहुत था। और तीसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था। ये उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, अवध, आगरा में लागू हुई। इसमें पूरे गांव या महाल, गांवों के समूह से एक साथ लगान का समझौता किया जाता था। गांव का मुखिया, लंबरदार लगान इकट्ठा करके सरकार को देता था। लगान इसमें भी बहुत ऊंचा था। तो मतलब तीनों ही व्यवस्थाओं में निचोड़ा किसानों को ही गया। बिल्कुल। इन तीनों व्यवस्थाओं का नतीजा भयानक था। लगान बहुत ज्यादा था। अक्सर फसल हो या ना हो, देना पड़ता था। किसान साहूकारों से कर्ज लेने पर मजबूर हुए, कर्ज के जाल में फंसते गए, उनकी जमीनें छिन गईं। भारतीय कृषि धीरे धीरे बर्बाद होती गई। और उद्योगों का क्या? भारत तो अपने कपड़ों, हस्तशिल्प के लिए दुनिया भर में मशहूर था। अंग्रेजों ने उससे भी सिस्टमैटिक तरीके से तबाह कर दिया। इसे कहते हैं विऔद्योगीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो कैसे किया? एक तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। वहां मशीनों से सस्ता कपड़ा बनता था, उसे बिना किसी खास टैक्स के भारत में बेचा गया।
दूसरी तरफ भारत से इंग्लैंड जाने वाले कपड़े पर भारी टैक्स लगा दिया गया। अच्छा, तो यहाँ का माल महंगा हो गया और उनका सस्ता। हाँ, नतीजा ये हुआ कि भारत के बुनकर कारीगर बेकार हो गए, शहर उजड़ने लगे। भारत जो कभी तैयार माल का निर्यातक था, वो अब सिर्फ कच्चा माल जैसे कपास, नील, कच्चा रेशम इंग्लैंड भेजने वाला और वहां का बना हुआ तैयार माल खरीदने वाला देश बनकर रह गया। इसी को दादा भाई नौरोजी ने धन का निष्कासन कहा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ। जी बिल्कुल। दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त जैसे शुरुआती राष्ट्रवादी नेताओं ने ये समझाया कि कैसे भारत का धन लगातार इंग्लैंड जा रहा है। अंग्रेज अधिकारियों के वेतन, पेंशन, कंपनी के मुनाफे, होम चार्जेस, कर्ज के ब्याज के रूप में, और बदले में भारत को आर्थिक रूप से कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, नौरोजी की किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उस समय प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 20 रुपए बताई थी। जी, 1867-68 के आसपास। जी। ये दिखाता है कि भारत कितना गरीब हो रहा था। साथ ही किसानों को अपनी मर्जी की फसल उगाने की भी आजादी नहीं थी। उन्हें नकदी फसलें उगाने पर मजबूर किया जाता था। हाँ, ये था कृषि का वाणिज्यीकरण। किसानों को चावल, गेहूं जैसी खाने की फसलों की जगह नील, कपास, अफीम, चाय, गन्ना जैसी नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स उगाने के लिए मजबूर किया गया। क्यों? क्योंकि इन फसलों की जरूरत ब्रिटेन के उद्योगों को थी, या फिर इन्हें बेचकर अंग्रेज ज्यादा मुनाफा कमा सकते थे, जैसे चीन को अफीम बेचकर। लेकिन इससे किसानों का क्या फायदा? किसानों का तो नुकसान ही था। खाने के अनाज की कमी हो गई, अकाल पड़ने लगे। अगर नकदी फसल का दाम गिर गया तो किसान बर्बाद हो जाते थे। नील की खेती को लेकर तो बंगाल में बड़ा विद्रोह भी हुआ था बाद में, नील विद्रोह। तो मतलब चारों तरफ से शोषण हो रहा था। राजनीतिक तौर पर राज्य छीने जा रहे थे, आर्थिक रूप से किसान, कारीगर सब बर्बाद हो रहे थे। बिल्कुल। और सामाजिक धार्मिक मामलों में भी अंग्रेजों का दखल बढ़ रहा था, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाना 1829, विधवा पुनर्विवाह कानून लाना 1856। हालांकि ये सामाजिक सुधार थे, पर बहुत से रूढ़िवादी भारतीयों को लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उनके धर्म और रीति रिवाजों में दखल दे रहे हैं, उन्हें भ्रष्ट कर रहे हैं। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की खुली छूट मिल गई थी। वो हिंदू मुस्लिम धर्म की आलोचना करते थे, जिससे भी लोग नाराज थे। और अंग्रेजों का भारतीयों के साथ नस्ली भेदभाव, उन्हें छोटा समझना, अपमानित करना, ये सब भी गुस्से को बढ़ा रहा था। और सेना में भी असंतोष था, सिपाही भी नाखुश थे। हाँ, सेना में तो बहुत गुस्सा जमा हो रहा था। भारतीय सिपाहियों को अंग्रेज सिपाहियों के मुकाबले बहुत कम वेतन मिलता था, प्रमोशन के मौके नहीं थे, उनके साथ बुरा बर्ताव होता था। अच्छा। उन्हें दाढ़ी रखने, पगड़ी पहनने या माथे पर तिलक लगाने जैसी धार्मिक चीजों से भी रोका जाता था। और 1856 में एक नया कानून आया, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इसमें क्या था? इसके तहत नए भर्ती होने वाले सिपाहियों को ये मानना पड़ता था कि जरूरत पड़ने पे उन्हें समुद्र पार भी लड़ने भेजा जा सकता है। उस समय बहुत से भारतीय, खासकर ऊंची जाति के हिंदू, समुद्र यात्रा को धर्म के विरुद्ध मानते थे। इससे उन्हें लगा कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो माहौल पूरी तरह बारूद के ढेर जैसा बन चुका था। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक, हर तरफ गुस्सा था। बिल्कुल, बस एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी लगाई चर्बी वाले कारतूसों ने। सही पकड़े। जनवरी 1857 में सेना में एक नई राइफल आई, एनफील्ड राइफल। हाँ। इसके कारतूस कुछ अलग थे। उन्हें राइफल में डालने से पहले दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। दांतों से? जी। और उसी समय ये अफवाह या शायद सच्चाई फैल गई कि इन कारतूसों के ऊपर जो चिकनाई लगी है वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। गाय और सूअर? तो ये तो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए। बिल्कुल। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। दोनों धर्मों के सिपाहियों को लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उनका धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बस उनका सालों से जमा गुस्सा भड़क उठा। पहली घटना तो शायद बैरकपुर छावनी में हुई थी, मंगल पांडे वाली। हाँ, बंगाल में बैरकपुर छावनी में 34th नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। उन्होंने 29 मार्च 1857 को इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और गुस्से में अपने अंग्रेज अफसरों पर हमला कर दिया। फिर उन्हें पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे पहले शहीद माने जाते हैं इस विद्रोह के। लेकिन विद्रोह की असली संगठित शुरुआत तो मेरठ से हुई। जी बिल्कुल, 10 मई 1857 को मेरठ में। वहां भी सिपाहियों ने कारतूस इस्तेमाल करने से मना किया।
करीब 85 सिपाहियों को सजा देकर जेल में डाल दिया गया। अगले दिन यानी 10 मई को बाकी सिपाहियों ने बगावत कर